जय श्री राम। आई एम डॉक्टर मनीष जायसवाल। नीट 2025 के लिए रिवर्स काउंटिंग उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आज 1 अप्रैल है और लगभग 1 महीने बचे हैं आपको नीट 2025 के एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए। तो जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आते जाता है तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं। तो जो बच्चे नीट 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप मान के चलिए यदि आप यहाँ तक आ गए हैं, मतलब आपने 90% से ज़्यादा अपनी जर्नी कंप्लीट कर ली है, सिर्फ 10% बचा है। जिनको छोड़ के जाना था वो जा चुके हैं। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने प्रिपरेशन को एंड तक लेकर जाएंगे और सक्सेसफुली नीट में अपीयर होंगे, साथ ही साथ में अच्छा नंबर, अच्छा मार्क्स स्कोर भी करेंगे, एज वेल एज एक अच्छा रैंक। तो नीट 2025 के माध्यम से आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें आप देखिए कि आप इसके माध्यम से आप MBBS में जा सकते हैं, BDS में जा सकते हैं, BAMS है, BHMS है, वेटनरी है, नर्सिंग एट्सेट्रा। और इनमें भी आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के विकल्प रहते हैं। लेकिन ये तय कैसे होगा कि आपको मिलने के क्या वाला है या आप क्या ज्वाइन करेंगे? देखिए, चॉइस तो सबकी बेहतर होती है। हर कोई चाहता है कि एक अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में MBBS की सीट मिल जाए, जहाँ पे फीस स्ट्रक्चर बहुत कम रहे और फैसिलिटी सबसे ज़्यादा रहे, लाइक एम्स दिल्ली। लेकिन क्या सबको एम्स दिल्ली मिलने वाला है? ऐसा भी संभव नहीं है। ये सारी चीज़ें तय होती हैं हमारे प्रिपरेशन पे और हमने एग्ज़ाम कैसे दिया। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं कि थ्रू आउट द ईयर बहुत अच्छा प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आते जाता है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स के कारण उनके प्रिपरेशन में दिक्कत हो जाती है और एट द एंड उनका टोटल जो स्कोर है वो कम रह जाता है या अप टू द मार्क नहीं रह पाता और उनको उनका जो डिज़ायर्ड कॉलेज या उनको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। यहाँ पे कुछ टॉपिक्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि लास्ट मंथ में क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, है ना। मोर देन 15 ईयर प्लस का टीचिंग एक्सपीरियंस प्लस इसके साथ ही जो मैं इतने सारे बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, अपने खुद का जो एक्सपीरियंस है कि मैंने एग्ज़ाम के टाइम पे लास्ट मंथ में क्या फेस किया था, क्या प्रॉब्लम फेस किया था और उसको कैसे सॉर्ट आउट किया था। तो ये सारी चीज़ों को मिला के मैंने आपके लिए एक छोटा सा एक सॉल्यूशन रखा हुआ है। आप इसे देखिए, चीज़ों को समझिए। तो लास्ट मंथ की थोड़ी स्ट्रेटजी, क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या सॉल्यूशन है उसका, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना। तो और लास्ट मंथ में बहुत सारे बच्चे हमसे ये भी पूछते हैं कि सर क्या पढ़ूँ, क्या नहीं पढ़ूँ, किसको ज़्यादा पढ़ूँ, किसको कम पढ़ूँ। तो मैं यहीं से शुरू करता हूँ। इसके बाद भी पेजेस हैं, है ना, टोटल 3 पेजेस हैं, तो हम उस पर भी डिस्कस करेंगे, रिवील करेंगे क्या है उनमें। तो जैसे जब बच्चे पूछते हैं कि ज़्यादा या कम कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो देखिए बेटा, ये तो क्लियर है कि नीट में जो आपका रैंक बनेगा, है ना, जो स्कोर है, टोटल स्कोर पे आपका रैंक बनता है ना। सब्जेक्ट वाइज स्कोर पे इंडिविजुअल रैंक नहीं बनता कि आपने फिजिक्स में अच्छा स्कोर किया तो आपका रैंक अच्छा होगा, या केमिस्ट्री में या बायो में, है ना। तो आपको PCB, ये 3 सब्जेक्ट हैं। अब टोटल स्कोर आपका किससे ज़्यादा इंप्रूव हो रहा है या इंप्रूवमेंट की गुंजाइश कहाँ पे ज़्यादा है। टोटल बोलने का मतलब लाइक फॉर एग्जांपल आपका टोटल स्कोर 600 है। इट डजेंट मैटर कि आपने इंडिविजुअल सब्जेक्ट में कितना स्कोर किया था, व्हाट इज़ मैटर कि आपका टोटल स्कोर कितना है। तो आपको रैंकिंग उसके बेसिस पे मिलेगी। ये बात अलग है कि बाद में जब सेम मार्क्स आ जाते हैं तो टाई अप क्राइटेरिया होता है, उसमें भी बायोलॉजी को प्रायोरिटी दी जाती है। तो अब आप देख लीजिए कि क्या पढ़ने से आपका टोटल स्कोर इंप्रूव ज़्यादा होगा, क्योंकि अब 1 महीने ही बचे हुए हैं और आपको ये चीज़ पे ध्यान रखना है कि ओवरऑल आपका टोटल स्कोर ज़्यादा होना चाहिए। तो आप उसको प्रेफरेंस दीजिए, उसको ज़्यादा पढ़िए, कम पढ़िए, आप ये डिसाइड कर लीजिए क्या पढ़ूँ क्या नहीं पढ़ूँ। देखिए, अब ये तो है कि 1 महीने में सब कुछ नहीं हो सकता, फिक्स है, लेकिन कुछ तो हो सकता है ना। आप पूरी चीज़ 2 साल का सिलेबस है, ठीक है, मैं मानता हूँ कि 100% अगर आप कंप्लीट नहीं कर पाते, लेकिन कुछ ज़रूर हो सकता है। तो वहीं से शुरू करिए, कहीं ना कहीं से स्टार्ट करिए, बिल्कुल खाली मत बैठे रहिए। जो आपसे हो सकता है 1 मंथ में, जो आप अपना बेस्ट कर सकते हैं, वो इस 1 मंथ में आपको देना है, ठीक है। जो बिल्कुल नहीं बनता, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। हाँ, जो बन सकता है या जो बनता है उसके रिवीजन पे फोकस करें, उसके एनालिसिस पे फोकस करें, ताकि ओवरऑल आपका स्कोर इंप्रूव हो सके। जो जनरल प्रॉब्लम्स होती है वो आगे के पेजेस में हम आगे के उसमें डिस्कस करेंगे, है ना। और यही आपका स्ट्रेटजी में भी आ जाएगा, जैसे कि कुछ चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, क्या नहीं करना है, जिसको बोल सकते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन, जिन चीज़ों से आपको डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, चाहे वो कुछ भी है, सबसे पहले उसको अवॉइड करना सीखो। अब बहुत सारे बच्चों को ना लास्ट मंथ में ये भी दिक्कत होती है कि भूला भूला सा लग रहा है। टॉपिक पढ़ा हुआ तो है, रिवीजन भी कर लिया है, फिर भी हमको लगता है कि हम इस चीज़ को बार बार भूल रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, प्रिपरेशन करने वाले लाखों बच्चों के साथ ऐसी सिचुएशन है। कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे आपको लिख कर नहीं आना है, कोई रिटन एग्जाम नहीं है, ऑब्जेक्टिव रहेंगे, आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, उस ऑप्शन में आपको करेक्ट चूज़ करना है। तो ऐसा चाहिए, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और भूलने की दिक्कत इसलिए होती है कि हमारा माइंड जो है, दिमाग जो है, वो बहुत सारी चीज़ों से डिस्ट्रैक्टेड है
है ना, डिस्ट्रैक्शन कम करिए, कोशिश करिए, चीज़ों को अवॉइड करना सीखिए। ये भी मैंने मेंशन किया है, जितनी ज़्यादा चीज़ों में आप इन्वॉल्वमेंट रखेंगे अपना, जितनी ज़्यादा चीज़ों में पढ़ाई के अलावा, तो आप मान के चलिए कि आपको भूलने की बीमारी रहेगी। अभी फ़िलहाल आप बिल्कुल फोकस्ड रहिए कि 4 मई 2025 को आपको नीट का पेपर देना है, और आप पूरा फोकस नीट के एग्ज़ाम पे रखिए, अपनी स्टडी पे, अपने हेल्थ पे। हेल्थ से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स आता है ना। अब इसमें बात एक आ जाती है थिंकिंग की, है ना। जब भी हम खाली बैठे रहते हैं, मैं तो बच्चों को यही सजेस्ट करता हूँ कि आप खाली मत बैठो। रीज़न, क्योंकि जब भी आप खाली बैठोगे तो आप थिंकिंग चालू करोगे, और थिंकिंग कब ओवर थिंकिंग में बदल जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। तो आप खाली मत बैठो, तो ये वाला प्रॉब्लम तो आपका ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा। ऐसे फ्रेंड्स को आप अवॉइड करो जो नेगेटिविटी फैलाते हैं कि भाई इतना कटअप जाएगा, पेपर टफ आएगा, है ना, ऐसा होगा, पिछले साल कंपेयर में फिजिक्स टफ जाएगा, तो आपका सारा अटेंशन ना उधर चला जाता है, आपके दिमाग में नेगेटिविटी भर जाती है। आप कोशिश करिए इनको भी क्या करना है, अवॉइड करना है। बी पॉजिटिव। आप खुद इस चीज़ को अनुभव करेंगे कि आप खुश रहते हैं और पढ़ाई करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो ज़्यादा होती है। और आप दुखी होकर बेमन से ज़बरदस्ती में पढ़ाई करते हैं तो चलो समय तो निकल गया, 10 घंटे मैंने ज़बरदस्ती पढ़ाई कर दिया, लेकिन प्रोडक्टिविटी नहीं रहती है। तो जितना आप खुश रहेंगे, नेगेटिविटी से दूर रहेंगे, नेगेटिव लोगों से दूर रहेंगे, नेगेटिव फ्रेंड्स को अवॉइड करेंगे, उतनी आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ज़्यादा रहेगी। खुश रह के 4 घंटे पढ़ रहे हो आप और दुखी होकर 10 घंटे पढ़ रहे हो तो प्रोडक्टिविटी आपकी इसकी ज़्यादा रहेगी। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। मैंने एक इन्वॉल्वमेंट वर्ड लिखा है कि भाई आप कम से कम चीज़ों में, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे सोशल एक्टिविटीज़ हो, या बहुत सारी चीज़ें, शादियों का सीजन चल रहा है, IPL चल रहा है, अगले साल भी होगा, ठीक है, ऐसा तो नहीं है अगले साल क्या नहीं होगा। ये ज़रूरी नहीं कि आपको दोबारा नीट में अपीयर होने का मौका नेक्स्ट ईयर मिले। तो ये मौका आपको ये मान के चलना है कि मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट है और इस साल मुझे सिलेक्ट होना है, और सकारात्मक तरीके से। इसमें डरने घबराने की बात नहीं है। आप दुनिया के पहले व्यक्ति नहीं हो जो नीट का एग्ज़ाम क्रैक कर रहा है या क्लियर करने वाला है। लाखों लोगों ने पहले भी क्लियर किया हुआ है, लाखों लोग इस साल भी क्लियर करेंगे। तो एज सच इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसको प्रैक्टिस कर डालिए। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए, डिस्ट्रैक्शन कम से कम रखिए, कम से कम डिस्ट्रैक्शन रहेगा। अनसन चीज़ों में, फालतू चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं रहोगे तो आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी। आपने 1 घंटे 2 घंटे अच्छी पढ़ाई करी, उसके बाद फिर आप दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए तो आपने जो पढ़ा हुआ है वो भी आपके दिमाग से वैनिश हो जाता है, वॉश आउट हो जाता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। थिंकिंग तो करिए सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। रीज़न ये है कि आपके सोचने से कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है, फ़र्क पड़ता है आपके करने से। तो सोचने से ज़्यादा बेहतर है कि करना स्टार्ट करो। मैं सिर्फ बैठ के सोच रहा हूँ कि वाइट एप्रन पहन के अगले साल मेडिकल कॉलेज में जाऊँगा अपाचे RTR बाइक में, और मैं सोचे जा रहा हूँ, उसके लिए मैं काम नहीं कर रहा हूँ, तो क्या मेरा रिजल्ट बनेगा? ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो बेटर टू डू समथिंग, ठीक है। मैंने पहले ही आपको कहा कि सब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये मान के चलिए कि कुछ हो सकता है। ज़्यादा सोचिए मत, काम करना स्टार्ट करिए। सोशल मीडिया तो खैर मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों को दूर रहने की ज़रूरत है ना। ये जो ट्रेंड वेंड चल रहा है ना, गिबली विबली का, ये सब अगले साल भी कोई नया ट्रेंड आ जाएगा, हमेशा से होता आया है। जो नहीं आएगा उस पर फोकस करिए, और ये समय नहीं आएगा। आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि कहीं ऐसा ना हो कि आपने एग्ज़ाम नीट 2025 का दिया और एग्ज़ाम देने के बाद आपको रियलाइज़ हो कि सर ने काफ़ी पहले इन्फॉर्म किया था, काफ़ी पहले बताया था। ये रिग्रेट ना रहे, ये पछतावा ना रहे कि मैं कर सकता था पर मैंने किया नहीं। कई सारे बच्चों से आप खुद भी मिले होंगे, है ना। हम तो साल भर में हज़ारों ऐसे बच्चों से मिलते हैं जो एग्ज़ाम के बाद या सेकेंड ड्रॉप थर्ड ड्रॉप लेते रहते हैं। तो ये कहते हैं कि सर मुझे पता था क्या करना है पर मैं कर नहीं पाया। तो ये सिचुएशन आपके साथ क्रिएट ना हो कि आपको पता है कि क्या करना है लेकिन आप कर नहीं पाए। तो बेटर कि आप करना स्टार्ट करिए। कुछ चीज़ें और हैं, सिंपल चीज़ हैं। एक कंपैरिजन वाली बात आती है, जैसे अभी आप टेस्ट दे रहे हो, है ना, मेजर टेस्ट हो रहे हैं, ज़्यादातर जगहों पे सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो कंपेयर करना हम चालू कर देते हैं। यार देखो बॉस, ऐसा है कि अभी कंपैरिजन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। करना ही है कंपेयर तो खुद का खुद से कंपैरिजन करो कि कल क्या थे तुम, आज क्या हो तुम, और आने वाले कल में क्या होने वाले हो। ये ज़्यादा बेहतर है। खुद के इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दो। अगर मैं ज़बरदस्ती कंपेयर करूं कि कोई 700 स्कोर कर रहा है अभी टेस्ट में और मेरा 600 भी नहीं हो रहा है, और मैं डिप्रेशन में चला जाऊं, मैं सोचने लगूं, मैं ओवर थिंकिंग करने लगूं, तो क्या इससे मेरे रिजल्ट में कोई इम्प्रूवमेंट आएगा? नहीं। मैं खुद का कंपैरिजन खुद से करूंगा कि लास्ट टेस्ट में मैंने क्या मिस्टेक किया था, उस मिस्टेक को मैं कोशिश करूंगा कि अगले टेस्ट में अवॉइड कर सकूं। तो ये मेरे लिए बेहतर होगा और इसमें मैं खुद में इम्प्रूवमेंट ला सकता हूं।
तो बेटा ऐसा है कि बहुत ज़्यादा कंपेयर करना बंद करो, 1 महीने मात्र बचे हुए हैं, अपने आप को इतना इन्वॉल्व कर लो कि आपको ये सब कंपेयर करने की कोई ज़रूरत ना पड़े। इसका कोई विकल्प नहीं है, ध्यान रखना, कोई शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का। कोई अगर आपको ये कह रहा है, इवन इस वीडियो को भी देखने के बाद, ये कोई चमत्कारिक वीडियो नहीं है कि एक वीडियो देख लीजिए 1 महीने में नीट कैसे क्रैक करें। थंबनेल भले मैं लगा दूंगा कुछ इस टाइप का ताकि व्यूज़ अच्छे आ जाएं, लेकिन ये कोई ऐसा वीडियो नहीं है। मैं सिंपल अनुभव शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ताकि आप इन चीज़ों को दिमाग में रखें और एट द एंड आपको ये ना लगे कि मैं कर सकता था, मेरे को पता था क्या करना है पर मैंने नहीं किया। ये सिचुएशन आपके साथ नहीं आनी चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। सक्सेस चाहिए तो आज नहीं तो कल आपको ये करना ही होगा, उतने सेक्रीफाइस करने ही होंगे। तो बेहतर है कि मैं कल करूँगा, अगले साल करूँगा, उससे बेटर है कि दिस ईयर 1 मंथ का जो टाइम बचा हुआ है आप अपना पूरा 100% एफर्ट लगाइए, ताकि आपको अगले साल के लिए सोचने की ज़रूरत ना पड़े। एट द एंड बच क्या जाता है, रिवीजन करते रहिए। बिना रिवीजन किए यदि आपने सिलेबस कंप्लीट भी कर लिया है तो उसका कोई औचित्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। अगर आप रिवीजन कर लेते हैं, एटलीस्ट 80% को भी रिवाइज कर लेते हो, दैट इज़ फार बेटर कि अगर आपने 100% सिलेबस ओनली कंप्लीट किया। 100% मैंने सिलेबस पूरा कर लिया है लेकिन रिवीजन नहीं किया है तो रिजल्ट उसका अच्छा नहीं रहेगा। बेटर ये है कि कोशिश करिए जितना मैक्सिमम आपने थ्रू आउट द ईयर पढ़ा हुआ है उसको आप रिवाइज कर सकें, चाहे वो फिजिक्स के फार्मूले हों, कॉन्सेप्ट हों, केमिस्ट्री के रिएक्शंस हों, बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। या बायोलॉजी में तो लिस्ट लंबी है, डेटा, बहुत सारे डेटा हैं आपको याद रखने होते हैं, उसको प्रॉपर रेगुलर वे में रिवाइज करते रहिए। मतलब सोते जागते उठते बैठते आपके दिमाग में आप खुद को इतना इन्वॉल्व कर लो। इवन जब मैं एग्ज़ाम देने वाला था तो मुझे सपने भी ना इसी टाइप के आते थे कि मैं एग्ज़ाम सेंटर पे जा रहा हूँ, मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ, है ना, फार्मूलेज वगैरह चलते रहते थे। तो सारी चीज़ें आप खुद को इन्वॉल्व जब आप किसी चीज़ में कर लेते हो पूरी तरह से, है ना, तो आपके दिमाग में वही चीज़ें चलते रहती हैं। ठीक, तो इस पे ध्यान दो, प्रैक्टिस भी करते रहो। सिर्फ थ्योरी पढ़ने का नहीं है कि सिर्फ मैंने पूरी थ्योरी पढ़ ली, फिजिक्स की केमिस्ट्री की फार्मूले आपने पढ़ लिए, रट लिए, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना है ये आएगा बात प्रैक्टिस पे। टेस्ट मिस मत करिए किसी भी कंडीशन में, क्योंकि टेस्ट से ही आपकी एनालिसिस होती है। इस पार्ट पे भी आपको ध्यान रखना है। टेस्ट देने के बाद थोड़ा समय 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे आप जरूर दीजिए एनालिसिस करने के लिए, ताकि अगले टेस्ट के लिए आप उसको इम्प्रूव कर सकें। एट द एंड मैंने आपको शुरू से कहा है, थ्रू आउट द ईयर मैं बच्चों को यही समझाता हूँ कि भाई प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उस पर ध्यान दीजिए, उसके कॉन्सेप्ट को समझिए। बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं रिपीट होते हैं, सेम टू सेम नहीं होते। उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को उठा के उसको थोड़ा बहुत चेंज करके, थोड़ा बहुत डेटा चेंज कर दिया जाता है, थोड़ा बहुत ऑप्शन चेंज कर दिए जाते हैं, और वो क्वेश्चन एज इट इज़ NCERT से सेम टू सेम अगले साल भी आता है। तो इसका फ़ायदा बहुत मिलने वाला है आपको। कई बार ऐसा होता है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसमें जो ऑप्शन था वो क्वेश्चन के फॉर्म में आ गया, या क्वेश्चन था वो ऑप्शन के फॉर्म में आ गया, तो 2-3 क्वेश्चन को मिला के एक नया क्वेश्चन फॉर्म कर लिया जाता है। तो इसका बेनिफिट आपको होने वाला है, डोंट मिस। अब ये ना पूछिएगा कि सर कितने साल का PYQ कर लूँ। अरे भाई, पर चैप्टर 50, 60, 70 PYQ रहते हैं। बायोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ। 1 घंटे दोगे तो उसमें से मैक्सिमम तो आपने ऑलरेडी कर लिया होगा। कुछ 2-4 क्वेश्चन ही होंगे जो भी आपसे नहीं बन रहे थे, या जिसमें आपको डाउट आ रहा था, या जिसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग हो रही थी, उसको आप कर लो जल्दी जल्दी। कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट 100% उस टॉपिक के क्वेश्चन को कर ही लीजिए आप जो फिलहाल भी सिलेबस में है। हाँ, जो चैप्टर कंप्लीटली एलिमिनेट हो चुका है उसको भी आप छोड़ सकते हैं, बट सेफ साइड मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को वो भी कर लेना चाहिए। कोई बहुत बर्डन नहीं है भाई। पिछले साल तक जब तक वो सिलेबस में था तो बच्चे तो प्रिपेयर करते ही थे ना यार, रैंक लगाते ही थे। अभी भी आप कर लोगे तो क्या दिक्कत है, एक रीडिंग मार लो, है ना, PYQ का। तो इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान रखोगे, है ना, लास्ट मोमेंट स्ट्रैटेजी की तरह ही समझ लीजिए आपको, या जो भी समझना है, तो चीज़ों को आप ध्यान रखोगे, अपने प्रिपरेशन को एग्जाम ओरिएंटेड रखोगे, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाओगे, है ना, और उसको फॉलो करोगे। सिर्फ ऐसा भी नहीं कि सर ने बताया, सर का वीडियो देखा, फुल एनर्जी आ गया, मोटिवेशन आ गया, मैंने बना लिया पूरा स्ट्रैटेजी चार्ट कि अगले 1 महीने मुझे क्या करना है, और मैं उसको फॉलो नहीं कर रहा हूँ, तो दिक्कत है। फिर तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो बेहतर यही है कि बचे हुए 1 महीने में आप अपने प्रिपरेशन को जितना बेटर कर सकें, अपना जितना मैक्सिमम एफर्ट लगा सकें, जितना हार्ड वर्क आप करेंगे आपका रिजल्ट उतना बेहतर आएगा। और वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि बेटा ऐसा है कि ये तय करेगा कि हम कहाँ जाएंगे, MBBS, BDS, BAMS, BHMS, वेटनरी, नर्सिंग, या एक ऑप्शन होता है फिर से ड्रॉप।
गवर्नमेंट में जाएंगे, प्राइवेट में जाएंगे, ये 1 महीने आपको अगर आपने बहुत अच्छे से कर लिया तो गवर्नमेंट, हो सकता है कि अभी आपकी प्रिपरेशन उस लेवल पे हो जिसमें आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए सिलेक्ट बस हो रहे हो, लेकिन 1 महीने अगर आपने बहुत अच्छे से कर लिया तो आप किसी अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।